नमस्कार। आज हम बिहार के बहुत लंबे और दिलचस्प इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इस प्राचीन भूमि की कहानी की कुछ मुख्य बातें बताता है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे ज़रूरी और हैरान करने वाली जानकारियां निकालें। बिल्कुल। बिहार का इतिहास सिर्फ एक इलाके का नहीं है, ये तो जैसे भारत की पूरी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए शुरू करें। हाँ हाँ, जरूर। और ये समझना वाकई जरूरी है कि इस जमीन ने भारत के, आप कह सकते हैं, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे को किस तरह से गढ़ा है। यहाँ की कहानी में कई परतें हैं वाकई। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। दस्तावेज बताता है कि वैदिक काल में यहाँ मगध, विदेह, अंग और वज्जी जैसे महाजनपद थे। मतलब उस जमाने के बड़े राज्य या इलाके। हाँ बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात, दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली यहीं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बना। ये सोचना ही कितना गजब है। हाँ, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये उस दौर की राजनीतिक सोच और प्रयोग धर्मिता का सबूत है। एक गणराज्य की स्थापना करना उस जमाने में जब ज्यादातर राजशाहियां थी, ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। और इसी धरती पर बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। जी। और वैशाली के पास जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर, उनका जन्म हुआ। तो मतलब ये दो बड़े धर्मों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये भूमि विचारों और आध्यात्मिक आंदोलनों की एक तरह से जन्मस्थली बनी। ये सिर्फ राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि ये चिंतन और दर्शन का भी गढ़ था। सही कहा। फिर आया मौर्य साम्राज्य का दौर। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र यानी आज का पटना उसको राजधानी बनाया और सम्राट अशोक ने यहीं से शासन करते हुए बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। हाँ, और सोचिए जरा कैसे पाटलिपुत्र से निकला एक विचार, बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक के जरिए एक तरह से वैश्विक शक्ति बन गया। उसने दक्षिण पूर्व एशिया तक का सांस्कृतिक नक्शा ही बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय चीज दुनिया पर असर डाल सकती है। मौर्यों के बाद आया गुप्त साम्राज्य का समय, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल। विज्ञान, गणित, कला, साहित्य सब में काफी तरक्की हुई। बिल्कुल। और महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट भी तो बिहार से ही थे। हाँ, और इसमें नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो विश्वविद्यालय थे, उनको भी जोड़ना जरूरी है। ये सब दिखाता है कि ये क्षेत्र ज्ञान विज्ञान का कितना बड़ा केंद्र था। हालांकि ये भी सोचना चाहिए कि क्या इस स्वर्ण युग का फायदा समाज के हर तबके तक बराबर पहुंचा था। खैर, प्राचीन बिहार का ज्ञान सिर्फ किताबों तक नहीं रहा, उसने दुनिया को नई दिशाएं दी। सही। अच्छा, अब मध्यकाल की तरफ बढ़ें तो तुर्की और अफगान शासकों के हमले हुए। बिहार फिर दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। जी। और शेरशाह सूरी, जिन्होंने वो मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, वो भी बिहार के सासाराम से थे। हाँ, शेरशाह सूरी का जिक्र जरूरी है। ये उस दौर में प्रशासनिक सुधारों और, जैसे आपने कहा, सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को दिखाता है। वो सिर्फ लड़ाइयों का दौर नहीं था, शासन प्रशासन में नए प्रयोग भी हो रहे थे। फिर आया ब्रिटिश राज। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद बिहार पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन ये गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने में भी पीछे नहीं रहा। 1857 का विद्रोह हुआ। हाँ। वीर कुंवर सिंह ने यहाँ नेतृत्व किया। हाँ, उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। और फिर महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। मतलब बिना हिंसा के अन्यायपूर्ण कानूनों को न मानना, वो भी यही हुआ। इससे तो साफ जाहिर है कि बिहार सिर्फ देखता नहीं रहा, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसने एक सक्रिय बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह ने तो संघर्ष की दिशा ही बदल दी थी। बिल्कुल। आजादी के बाद 1950 में बिहार भारत का एक राज्य बना, लेकिन फिर 2000 में इसके दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। हाँ, वो विभाजन हुआ। राज्य ने राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी जैसी कई चुनौतियां देखी हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार की कोशिशें भी दिखती हैं। ये विभाजन और विकास की चुनौतियां, ये आधुनिक बिहार की कहानी के बहुत जरूरी हिस्से हैं। ये दिखाते हैं कि इतिहास का सफर कभी